केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखें और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से बोर्ड के एग्जाम में लगभग 10 से 12 मार्क्स पूछे जाते हैं। अगर आप भी अपने 10 से 12 मार्क्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को देखें और इस कंसेप्ट को बढ़िया से समझें। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्ट्रीट में आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है या कैसे लिखते हैं, इसके पहले आपको दो टर्म समझने हैं, एक रिएक्टेंट क्या होता है और दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है। जब तक आप इन दोनों टर्म को नहीं समझेंगे तब तक आप केमिकल इक्वेशन बढ़िया से नहीं लिख पाएंगे। आसान चीज है। रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि रिएक्टेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक, इसी तरीके से प्रोडक्ट क्या होता है? तो प्रोडक्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होता है। तो प्रोडक्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये दो चीजें हो गई, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। तो समझते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। रिएक्टेंट क्या है? तो रिएक्टेंट कह सकते हैं द सब्सटेंस which participates in chemical reaction। तो उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आ रहा है। वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अभी इसको एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। तो वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट कहलाता है। प्रोडक्ट क्या है? तो वह सब्सटेंस द सब्सटेंस which is produced during chemical reaction ठीक। तो वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। एक एग्जांपल से देख लेते हैं, बात समझ में आ जाएगा। आप सबको मालूम होगा कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं वाटर। ठीक, अब यहां पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं रिएक्टेंट। ठीक उसी तरीके से इस रिएक्शन के दौरान हम देख रहे हैं कि H2O का प्रोडक्शन हो रहा है, H2O प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि H2O हमारा क्या है? H2O हमारा प्रोडक्ट है। ठीक, उम्मीद करते हैं यह बात समझ में आ रहा है। केमिकल रिएक्शन के दो टर्म होते हैं, एक रिएक्टेंट कहलाता है और दूसरा प्रोडक्ट कहलाता है। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट है और केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोडक्ट होता है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बात समझ में आया होगा। एग्जाम्पल से देख लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नया जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है वो है वाटर। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं थोड़ा सा और इसको आगे से समझते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में दो हिस्सा होता है, एक राइट हैंड साइड का होता है और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड का होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट लिखते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन का दो हिस्सा देखो, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट को लिखते हैं और राइट हैंड साइड में हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियसली ऊपर लिखा हुआ है। हमने लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट को लिख दिया, हमने राइट साइड में प्रोडक्ट को लिख दिया। ठीक इसी तरीके से एक एग्जांपल यहां पे है। तो कभी भी केमिकल इक्वेशन अगर आप लिखे तो रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखें और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखें। एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, अब यहां पे देखो कि एक सब्सटेंस को हमने यानी कि रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया
और जो प्रोडक्ट है उसको हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। यहां तुम एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो का यूज किया गया है। ये एरो पॉइंटेड किधर है? ये एरो प्रोडक्ट की तरफ पॉइंटेड है, प्रोडक्ट की तरफ पॉइंटेड है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो का यूज किया जाता है और यह एरो केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन को बताता है। यानी कि एरो का जो डायरेक्शन है वो प्रोडक्ट के तरफ है, यानी कि ये रिएक्टेंट है और यहां पे जो लिखा हुआ है वो हमारा प्रोडक्ट है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा है। ठीक, तो हम रिएक्टेंट भी समझ गए, प्रोडक्ट भी समझ गए। हम देख रहे हैं कि रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, एक राइट हैंड साइड का और एक लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट लिखते हैं। बीच में एरो का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है या नॉर्मली ऐसा होता है कि रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट एक से ज्यादा है। तब क्या करेंगे? तो जब रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो या प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट के बीच में हम प्लस साइन लगाते हैं और प्रोडक्ट के बीच में भी हम प्लस साइन लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर फोटोसिंथेसिस वाला एग्जांपल आपको याद होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर दो रिएक्टेंट हैं। हमने क्या किया? हमने दूसरा कोई चीज इस्तेमाल नहीं किया, हमने बीच में प्लस साइन लगा दिया, हमने एरो लगा दिया और फिर हमारा ये कार्बोहाइड्रेट। और यहां भी देख रहे हैं कि हमारे पास दो प्रोडक्ट है तो दोनों के बीच में हमने प्लस साइन लगा दिया। तो अगर रिएक्टेंट में एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो दोनों के बीच में प्लस साइन लगाते हैं। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, उनके बीच में प्लस साइन लगाना है। प्रोडक्ट में भी ऐसा ही हो सकता है। अगर प्रोडक्ट में भी आप देख रहे हैं कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उनके बीच में प्लस साइन लगाइए। 3 है, 4 है, जितना है उनके बीच में आपको प्लस साइन लगाना होता है। तो ये कुछ तरीका है जिसके थ्रू हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे लेड नाइट्रेट एक सब्सटेंस है, जैसे ही इसको हीट करते हैं ये ब्रेक कर जाता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, अकेला रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट देखते हैं कि 3 है, एक से ज्यादा है, तो इनके बीच में हम प्लस साइन का यूज कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये एक सिंपल तरीका है केमिकल इक्वेशन लिखने का। दूसरा सवाल ये है कि आखिर हम केमिकल इक्वेशन लिखते क्यों हैं? क्या रीजन है केमिकल इक्वेशन लिखने का, है ना? अब यहां आपके पास सवाल है कि वाई डू वी राइट केमिकल इक्वेशन? क्या जरूरत है इसकी केमिकल इक्वेशन लिखने की? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि हमको केमिकल इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ती है? तो आप समझिए, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन जो है वो 2 लाइन, 1.5 लाइन या 3 लाइन, ये ज्यादा होता है। और बार बार पढ़ने और पढ़ाने के टाइम में ये 3 लाइन, 4 लाइन, 2 लाइन लिखना आसान काम नहीं है। बार बार फोटोसिंथेसिस बनाना है और फोटोसिंथेसिस में हम बार बार ये नहीं लिख सकते हैं कॉपी में या बोर्ड में कि प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट अलोंगसाइड विथ ऑक्सीजन। ये बार बार हम नहीं लिख सकते हैं, यह लंबा सा डिस्क्रिप्शन है। हमको चाहिए कि कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाए ताकि इसको लिखना, लिखाना और पढ़ाना आसान हो जाए। हम चाहते हैं कि इसको सिंपलेस्ट वे में लिख दिया जाए, कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे कि केमिकल रिएक्शन को आसानी से रिप्रेजेंट किया जाए। केमिकल इक्वेशन यही काम करता है। केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। क्या है केमिकल इक्वेशन? तो हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन हमारा केमिकल इक्वेशन क्या है? सिंपलेस्ट वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, है ना?
आप लोग अगर क्रिकेट देखते होंगे तो एक बहुत ही पॉपुलर नाम है, मेरा भी फेवरेट है, याद है, जिसका नाम है सूर्य कुमार यादव। बार बार सूर्य कुमार यादव बोलना ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है। हमने क्या किया, इसको इंटरेस्टिंग बना दिया, हमने इसको सिंपल कर दिया और स्काई कर दिया। तो केमिकल इक्वेशन भी यही काम करता है कि जो लॉन्ग टर्म होते हैं ना, जिनका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको छोटा कर देता है। बात वही होता है, काम वही होता है। केमिकल इक्वेशन यही काम करता है। केमिकल इक्वेशन सिंपलेस्ट वे है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। जैसे एक एग्जांपल देख लो सिंपल से, कि मैग्नीशियम रिबन burns in the presence of oxygen and form magnesium oxide। ठीक, मैग्नीशियम रिबन यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इतना लंबा सा इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। हम क्या करते हैं, हमने मैग्नीशियम का सिंबल ले लेना है और ऑक्सीजन गैस का सिंबल ले लेना है, एरो लगाना है और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख देना है। इन दोनों में देख लो क्या फर्क है, ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन में और इसमें। कितने आसान तरीके से हमने क्या किया, ऊपर वाले केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। यही काम होता है केमिकल इक्वेशन का। केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को बड़ी आसान तरीके से लिखने का एक तरीका है। उम्मीद करते हैं यह बात समझ में आया होगा। थोड़ा सा और आगे समझते हैं केमिकल इक्वेशन को और कैसे बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे केमिकल इक्वेशन बहुत आसान तरीका है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, कंसाइज तरीके से, सिंपलेस्ट तरीके से, इजी तरीके से, और बेहतर तरीके से कैसे उसको लिखा जा सकता है, इसको समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास कि जैसे आयरन जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है फेरस ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये रिएक्शन हमने लिख दिया, ये केमिकल इक्वेशन हमने बना दिया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट दो तरीके से नहीं है। एक तो ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है, पहले हम यहां पे केमिकल इक्वेशन को लिखना सीखते हैं। अब यहां पे एक चीज देखो, ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। दूसरा चीज क्या किया जा सकता है, हमको ये पता नहीं चल रहा है कि आयरन का, ये जो आयरन है इसका स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना। अगर सेंटेंस में सोचो कि सेंटेंस में इसको लिखने जाए कि उस मैटर का, उस सब्सटेंस का जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका स्टेट क्या है, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। हमने इसको आसान करना है, तो आयरन अगर सॉलिड है तो इसके बगल में हम S लगा देंगे, कितना आसान हो गया। अगर वाटर लिक्विड है तो हम यहाँ पे L लिख देंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन, वाटर जो है ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं रहता, यानी कि आयरन लिक्विड स्टेट में, सॉरी, वाटर लिक्विड स्टेट में आयरन के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये जब स्टीम होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, तब ये रिएक्शन करता है। यानी कि यहाँ पे G लिख देने से पता चल जाएगा कि वाटर या तो सॉलिड के फॉर्म में नहीं है, लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये गैसियस स्टेट में है, ये स्टीम के फॉर्म में है, वाटर वेपर के फॉर्म में है। उसी तरीके से ये सॉलिड है और ये हमारा गैस है। तो स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमने क्या किया, हमने केमिकल रिएक्शन को और आसान कर दिया, हमने केमिकल इक्वेशन को और आसान कर दिया, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया, हमने इसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रहे। ठीक इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लो, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं वाटर। यहां हमको पता नहीं चल रहा है कि हाइड्रोजन जो है लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है, या वाटर हमारा किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है
ये भी गैस के फॉर्म में है, और वाटर जो प्रोड्यूस होता है लिक्विड के फॉर्म में है। दो गैस रिएक्शन करते हैं और एक दूसरा सब्सटेंस बनाते हैं, वो लिक्विड का बनाते हैं। ठीक इसी तरीके से मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम हमारा सॉलिड था, ऑक्सीजन हमारा गैस था, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा सॉलिड है। तो ये हमने क्या कर रहा है, हमने एक तो केमिकल इक्वेशन को लिखना सीखा, और हम इसको और बेहतर तरीके से और ज्यादा इंफॉर्मेटिव और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम इसमें इंक्लूड करते जा रहे हैं। इस तरीके से इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा इसमें बचा है कि अब आपसे एक और सवाल है कि क्या अभी भी कोई गुंजाइश है कि केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जाए, और ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया जाए, और ज्यादा उसको परफेक्ट बनाया जाए? तो ये पॉसिबल है ना। चलिए देखते हैं कि क्या किया जा सकता है नेक्स्ट टॉपिक में, कि कैसे इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। तो एक तरीका और है, जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो वो किस कंडीशन में रिएक्शन कर रहे हैं, अगर इसको भी बता दिया जाए तो ये इक्वेशन और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा, या और ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा। तो इक्वेशन केमिकल रिएक्शन किस कंडीशन में होता है, उस कंडीशन को भी लिख दिया जाए तो ये और ज्यादा बेहतर है। जैसे बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आप सबको मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में आप सबको मालूम है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एनवायरनमेंट से लेता है, वाटर जो कि सॉइल से लेता है, और साथ में अपना फूड बना लेता है, इतना तो पढ़े हैं, और ऑक्सीजन गैस भी देता है। लेकिन इतना काफी नहीं है। आप सबको मालूम है कि प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो हम या तो एरो के ऊपर या एरो के नीचे वो कंडीशन लिख देते हैं जिस कंडीशन में वो रिएक्शन होता है। तो आप सबको मालूम है सनलाइट भी चाहिए, और प्लांट को क्या चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए। अब ये कंप्लीट है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, हम स्टेट के साथ साथ उसमें किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है उसको भी इंक्लूड कर देते हैं। हम कंडीशन बताते हैं कि किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है। ठीक इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है मिथेनॉल, है ना। अब यहां यह समझने वाला है कि नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा। किस कंडीशन में होगा, तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को 340 एटमॉस्फेरिक, एक मिनट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब हम इनको रिएक्ट कराते हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को जब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन कराते हैं, तब जाकर ये मिथेनॉल बनाता है। क्या है ये, मिथेनॉल। यानी कि आप देख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। तो ये था कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन क्यों लिखते हैं, यह भी समझे, केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, इसको कैसे इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, इन सब के बारे में हमने बात किया। अगर आप चाहते हैं यह समझना कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं और बैलेंस क्यों करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।